हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्री टेस्ट 2023 को देख रहे हैं, जिसमें चेतन मीना इंस्टीट्यूट, यह टेस्ट किसका है? चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 1 है। वो एमपीपीएससी की यूनिट 1 को कवर करेगा। यूनिट 1 मींस एमपी हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन को कवर करने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम न केवल 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यू को पढ़ेंगे, बल्कि आपका ये डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू 100 टॉपिक का रिवीजन होगा। दोस्तों, आप 1 घंटे में 100 टॉपिक को रिवाइज करेंगे और साथ में 100 एमसीक्यू तो सॉल्व करने वाले ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कायथा कायथा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कायथा किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। और कायथा काली सिंध उज्जैन जिले से, उज्जैन के पास पड़ता है और ये उज्जैन जिले से होकर गुजरने वाली काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा के बारे में हम जान लेते हैं। कायथा एक ताम्र पाषाणकालीन क्या है? ताम्र पाषाणकालीन एक बस्ती थी, कालकोलिथिक पीरियड की एक बस्ती थी। और ऑप्शन को हम देखते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का उद्गम होता है कुमरा गांव, रायसेन से उद्गम होता है इसके बारे में। और बेतवा नदी के तट पर जैसे हमने देखा, काली सिंध की नदी के तट पर क्या है? उज्जैन है। उज्जैन के पास ही कायथा पड़ता है। बेतवा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें देखते हैं, बेतवा नदी के तट पर विदिशा पड़ता है, सांची पड़ता है, विदिशा, सांची, सांची, चंदेरी। और कौन सा दोस्तों? एक महत्वपूर्ण और शहर ओरछा। ये किसके तट पर पड़ता है? बेतवा नदी के तट पर पड़ता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। केन नदी का पुराना नाम क्या है? केन नदी को कर्णमती या सुक्तमती भी कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काली सिंध नदी। कायथा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, कायथा काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा एक पुरानी ताम्रपाषाणकालीन कालकोलिथिक पीरियड की एक बस्ती है, ठीक है, जो उज्जैन के समीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कायथा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म स्थान है? तो कायथा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाराह मिहिर कौन थे? 5वीं और 6वीं शताब्दी के वाराह मिहिर कौन थे? 5th और 6th शताब्दी के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। और इनको चिकित्सक भी थे, गणितज्ञ और चिकित्सक भी थे। वाराह मिहिर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कायथा में हुआ था। इनके बारे में हमको इनकी पुस्तकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? जैसे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे पंच सिद्धांतिक। और कौन सी है दोस्तों? सूर सूर सिद्धांत और बृहत संहिता। ये भी एमपीपीएससी में दोस्तों पूछ चुका है कि बृहत संहिता किसने लिखा है? तो किसकी ये पुस्तक बृहत संहिता? वाराह मिहिर जी की है। लघु जातक संहिता। और इन्होंने एक और इनका काम, वाराह मिहिर जी ने इन्होंने क्या किया था? उज्जैन के पास एक वेधशाला की स्थापना की थी। वेधशाला की स्थापना भी किया था। कायथा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म है? तो वाराह मिहिर जी का जन्म है। वाराह मिहिर कौन थे? 5वीं 6वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ एवं चिकित्सक थे। इनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बृहत संहिता किसने लिखा? तो बृहत संहिता किसकी पुस्तक है? वाराह मिहिर जी की बृहत संहिता पुस्तक है। और इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिक, सूर सिद्धांत, लघु जातक संहिता। और इनका एक महत्वपूर्ण काम क्या है कि उज्जैन के समीप इन्होंने एक वेधशाला का निर्माण कराया था। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो गया वाराह मिहिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? सही मिलान करना है। तो सही मिलान, अब आप इस प्रश्न को देख लीजिए। जैसे विराटपुरी के किसका नाम है? विराटपुरी का सोहागपुर हो जाएगा। महिष्मती का क्या हो जाएगा? महेश्वर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ इंदौर हो जाएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं हम। जो विराटपुरी है, इसका वर्तमान नाम क्या है? सोहागपुर। ये सोहागपुर कहाँ पड़ता है? इस शहडोल जिले में पड़ता है। और अगला महिष्मती का वर्तमान नाम क्या है? महेश्वर है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है वंश के राजा महिष्मती ने यह किले को जीतकर उसका नाम महिष्मती रखा था। और इन्होंने महेश्वर जो वर्तमान नाम है, इनको देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी भी क्या बनाया था? महेश्वर को बनाया था। इंदपुर, इसका वर्तमान नाम क्या है? इंदौर है। यह किसकी है? होलकर वंश का शासन था। और ये कहाँ है? इंदौर
नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन 213। अगले प्रश्न को देखते हैं। चेदी जनपद को किस शासक ने मगध राज्य में मिलाया था? तो चेदी जनपद को किसने मिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। और ये महापद्मनंद कौन थे? नंद वंश के संस्थापक भी हैं, ये नंद वंश के संस्थापक है। महापद्मनंद द्वारा चेदी जनपद को मगध जनपद में मिला लिया गया था। और मगध उस समय जो 16 मगध जनपद में मिला लिया गया था। अब मगध क्या है, उस समय जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इसका महाजनपद का एरिया कौन सा था? बिहार में था। यदि कहाँ पे है? आज जो वर्तमान में बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और का एरिया था। वर्तमान में बुंदेलखंड का एरिया ही चेदी जनपद में आता है। और इसकी राजधानी क्या थी? चेदी जनपद की राजधानी सुक्तमती थी, सुक्तमती थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। चेदी जनपद की राजधानी सुक्तमती थी। चेदी जनपद कौन से एरिया को कहते हैं? बुंदेलखंड का एरिया है। और चेदी जनपद को किस शासक ने मगध राज्य में मिलाया? तो महापद्मनंद ने मिलाया। महापद्मनंद कौन थे? नंद वंश के संस्थापक भी थे और मगध सम्राट भी कहते थे। मगध 16 महाजनपदों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महाजनपद था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। धारा नगरी, धारा नगरी क्या है? धार है। भरहुत कहाँ पे है? भरहुत सतना में है। उचेहरा भी दोस्तों ये सतना में आता है, यहाँ पे रीवा गलत ऑप्शन है, सतना ही आता है। बट अब किस में आने लगा? अब नया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का मैहर डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। तो इसका सही आंसर इस प्रश्न के इसमें तो गलत दिया हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है। धारा नगरी क्या है? धार है। भरहुत कहाँ पे है? सतना। भरहुत का स्तूप आपको, भरहुत का स्तूप याद होगा। भरहुत का स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहुत की स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भरहुत की स्तूप की खोज कब किया था? 1873 में किया था। ठीक है। और ये किस काल से संबंधित है? ये शुंग काल से संबंधित है भरहुत का स्तूप। धार नगरी, धार आप जानते ही हैं। और तरीके से इस प्रश्न को हमने देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर के शिलालेख में किसका वर्णन है? तो मंदसौर के शिलालेख में किसका वर्णन है दोस्तों, बताइए किसका है? बंधु वर्मा का वर्णन है। और इसके बारे में और देखते हैं। मंदसौर का जो शिलालेख है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण यशोधर्मन ने कराया था। यशोधर्मन ने इसका निर्माण कराया था। और ये किस वंश से संबंधित है ये भी जानना जरूरी है। ये औलेकर वंश से, औलेकर राजवंश से संबंधित है। औलेकर राजवंश से संबंधित है। और ये कैसे है? संस्कृत में लिखा हुआ है। और संस्कृत में लिखा कौन था? तो संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी द्वारा यह लिखा गया है। और यहाँ पे किसका उल्लेख मिलता है? अनुसार ये क्या थे? जो बंधु बर्मन थे वे कुमार गुप्त के जागीरदार बन गए थे। और इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण हेतु एक जुलाहा श्रेणी को दान दिया। मंदसौर का प्राचीन नाम ये भी जान लेना है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दसपुर है। और ये जो आपको मैंने बताया यहाँ पे सूर्य मंदिर का भी उल्लेख है। तो इस तरह से इस प्रश्न में हमने क्या देखा? जो प्रश्न था कि मंदसौर के शिलालेख में किसका वर्णन है, तो शिलालेख में बंधु वर्मा का वर्णन है। अब हमें भी जानना आवश्यक है, जब ये प्रश्न आया तो मंदसौर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोधर्मन ने करवाया था। किस राजवंश से संबंधित है? तो औलिकर राजवंश से संबंधित है। और इसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और संस्कृत भाषा में कौन उत्तीर्ण कराया है? तो उस समय के संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने लिखा है। और मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर है। और इसमें मंदसौर के अभिलेख में सूर्य मंदिर का भी उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1528 में किस मुगल शासक ने चंदेरी के शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो 1528 में किस मुगल शासक ने चंदेरी के शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर ने लड़ी थी। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। 21 जनवरी 1528 किसके बीच? बाबर और चंदेरी शासक। एक तो कौन था? बाबर ने लड़ा था, ये तो आपने देख लिया। वर्सेस कौन था? चंदेरी के शासक। कौन था चंदेरी का शासक? मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ था? बाबर युद्ध जीत गया और मेदिनी राय इसमें हार गए थे। और मेदिनी राय की जो बेटियां थी उनकी जबरदस्ती शादी किसके साथ हुई थी? बाबर के पुत्रों के साथ हुई थी, हुमायूं और कमरान के साथ हुई थी। ये भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्वालियर में सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर में सास बहू का मंदिर का निर्माण महिपाल ने कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा महिपाल। और अब हम इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली इसका नाम सास बहू नहीं है, इसका नाम है सहस्त्रबाहु। सहस्त्र
बाहु इस मंदिर का नाम है, पर अपभ्रंश के रूप में इसको हम सास बहू के नाम से प्रसिद्ध है। सहस्त्र नाम सहस्त्र बाहु है। सहस्त्र बाहु मतलब हजार भुजाओं वाले भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके किसने बनवाया था? तो 1093 1093 में कौन बनवाया था? कछवाहा जिसको कच्छप घाट भी बोलते हैं, कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने बनवाया था। महिपाल ने बनवाया था। और ये शिल्प कला और नक्काशी का शानदार उदाहरण है। ये मध्य वर्गाकार कक्ष है इसके, जिसके 3 ओर मंडप और चौथी ओर गर्भगृह बना हुआ है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। सास बहू मंदिर किससे संबंधित है? महिपाल से संबंधित है। महिपाल राजा ने बनवाया था। महिपाल किस वंश का राजा था? तो ये कछवाहा वंश का राजा था। कब बनवाया था? 1093 ईस्वी में बनवाया था। और ये मंदिर किसका है? इसका नाम है सास बहू। ये अपभ्रंश है, इसका नाम है सहस्त्र बाहु, मीन्स हजार भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बरेला में स्थित है। बरेला, ये बरेला कहाँ पड़ता है? मंडला में स्थित है। और रानी दुर्गावती कहाँ की थी? ये गोंडवाना की शासिका थी। ये भी जानना जरूरी है। कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की शासिका थी। और 1541 ईस्वी में अपने पति दलपत साय की मृत्यु के बाद, इनके पति कौन थे? दलपत साय, उनकी मृत्यु हो गई 1541 ईस्वी में। इसके बाद ये उनकी संरक्षिका अपने इनका शासक कौन बना? इनके पति की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण, और उसकी संरक्षिका बनी और शासन संभाल रही थी। 1564 में 1564 में अकबर का सेनापति आसिफ खान, ये कौन था? आसिफ खान अकबर का सेनापति था। इससे रानी दुर्गावती इससे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और तो इनकी समाधि कहाँ पे है? बरेला में है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती की समाधि बरेली में है। दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी, गोंडवाना। और 1541 में इनके पति की मृत्यु दलपत साय की मृत्यु होने के बाद इनके राज्य का उत्तराधिकारी इनका पुत्र वीर नारायण बना, जो कि किशोर था। तो इसकी संरक्षक के रूप में रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। और 1564 में अकबर के सेनापति 1564 में अकबर का सेनापति आसिफ खान से सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। इनका समाधि बरेला मंडला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमको सूची 1 राजधानी, सूची 2 राजवंश को सुमेलित करना है। मंदसौर आपको पहले भी बताया किस वंश से संबंधित है? ओलिकर वंश से संबंधित है। त्रिपुरी जबलपुरी किससे संबंधित है? त्रिपुरी कलचुरी राजवंश से संबंधित है। इंदौर होलकर राजवंश से संबंधित है। ओरछा टीकमगढ़ बुंदेला राजवंश से संबंधित है। अब हम देखते हैं कलचुरी जो वंश था, कहाँ? त्रिपुरी, वर्तमान में जो तेवन नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकल प्रथम इसके स्थापक है। कब? 845 बीसी में स्थापना की थी। और ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। अगला कौन है? होलकर वंश। इसकी स्थापना कब हुई? 1727 में हुई। कौन किया था? तो इसकी संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर थे। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी इंदौर है। होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। और अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर से राजधानी कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था? महेश्वर कर दिया था। अगला देखते हैं बुंदेला वंश। बुंदेला वंश की राजधानी कहाँ पे थी? सबसे पहले ये देखते हैं। तो इनकी राजधानी क्या थी? ओरछा बनी। कौन बनाया? रुद्र प्रताप बुंदेला के समय इनकी राजधानी ओरछा बनी। रुद्र प्रताप बुंदेला के समय इनकी राजधानी ओरछा बनी। अन्य शासक कौन थे? रुद्र प्रताप, वीर सिंह देव, ये तो देखा ही, जुझार सिंह, चंपत राय, छत्रसाल, ये सब किससे? बुंदेला वंश से संबंधित है। ओलिकर वंश की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी ओलिकर राजवंश की संबंधित। और ओलिकर को कहाँ पे? दसपुर मंदसौर से है, ये प्रश्न में दिया ही है। और इसके शासक कौन थे? जयवर्मन, सिंह वर्मन, नरवर वर्मन। और इसका अभी हमने देखा था कि दसपुर का अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख किससे है? किससे संबंधित है? तो ये बंधु वर्मा से संबंधित है, अभी पिछले प्रश्न में देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B4123।
2-3 हो जाएगा जैसे हमने देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में श्वेतखड़ी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो श्वेतखड़ी अभिलेख कहाँ से मिलता है? शाजापुर से मिलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाजापुर हो जाएगा। यह शिलालेख किससे? कर्दमक वंश के शक शासक रुद्र सिंह तिथि का है। श्वेतखड़ी किसका है? पहली चीज तो कर्दमक शासक कौन? रुद्र सिंह तिथि तिथि का है। और ये इन्हीं को कर्दमक रुद्र सिंह तिथि को ही हराने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह भारत का अंतिम रुद्र सिंह तृतीय जो है ये भारत का अंतिम शक शासक था। तो इससे संबंधित अभिलेख कौन है? रुद्र सिंह तृतीय से श्वेतखड़ी अभिलेख कहाँ पे है? शाजापुर में है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और एक किस वंश से संबंधित है? तो ये शक वंश का अंतिम शासक था, शक वंश से संबंधित है। और कर्दमक इसका वंश है, शक अंतिम शक शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करना है? राजधानी और राजवंश का मिलान करना है। तो पहला क्या हो गया? महाकौशल। महाकौशल का संबंध किससे है? ये शैलवंशी है, महाकौशल शैलवंशी है। दसपुर मंदसौर हमने देखा ही है, औलिकर वंश है। विदिशा तो शुंग वंश से संबंधित है। बघेलखंड कारुवंशी है। और हम इसको डिटेल में देखते हैं। शुंग वंश कब से कब है? 185 से 65 बीसी तक शुंग वंश का शासन माना जाता है। ये मूल रूप से कहाँ पे थे शुंग वंश? उज्जैन के समीप मध्य प्रदेश में इनका शासन रहा है। और 185 ईसा पूर्व मगध पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। मगध पे कब्जा करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग वंश के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। अग्निमित्र, वासुमित्र, भागभद्र, देवभूति ये सब किससे संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। अगला कारुवंशी कौन है? ये कारुवंशी बघेलखंड का क्षेत्र माना जाता है। मनु वैवस्त्र के 10 पुत्र थे। मनु वैवस्त्र के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। और उन्हीं में से एक पुत्र कौन था? करुष, जो 10 पुत्रों में से एक थे। ये वर्तमान बघेलखंड पर शासन किया, जो वर्तमान में बघेलखंड है वहां पे इन्होंने शासन किया। इसलिए उसके जो वंश का नाम कौरुष वंश पड़ा। अगला औलिकर वंश। औलिकर वंश कब से? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। हमने बताया ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। और ये कहाँ पे? इसकी राजधानी क्या थी? दसपुर मंदसौर थी। दसपुर का शिलालेख देखा ही है, बंधु बर्मन से संबंधित है। और यहाँ पे कौन शासक थे? बर्मन शासक थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। देवी अहिल्याबाई का काल कब से कब तक रहा? तो देवी अहिल्याबाई का काल 1767 से 97 1767 टू 97 तक रहा। और मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी बहू, एक इनकी बहू थी, मल्हार राव होलकर की बहू थी। और उनकी मृत्यु होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया। मालवा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। और इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर, देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को उनके जन्मदिन पर फांसी पर लटका दिया गया था? तो किसके जन्मदिन पर फांसी पर लटका दिया गया था? ठाकुर रणमत सिंह के जन्मदिन पर, ठाकुर रणमत सिंह को उनके जन्मदिन पर ही फांसी पे लटका दिया गया था। ये कहां से हैं? ये मनकहरी प्रांत रीवा से संबंधित है। उनका 1858 में अनंत चतुर्दशी के दिन उनके जन्म दिवस पर ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इन्होंने 1857 का 1857 के रिवोल्ट में रीवा से, मनकहरी प्रांत रीवा से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इससे संबंधित क्या है? यह कौन सा? ये जंगल सत्याग्रह है। ये वन कानून के विरोध में इसका प्रारंभ किया गया था। और इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? प्रारंभ हुआ था जबलपुर से हुआ था। जबलपुर से इनका प्रारंभ हुआ था। और किनके नेतृत्व में हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में, द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में इसका प्रारंभ हुआ था। और घोड़ा डोंगरी कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये घोड़ा डोंगरी कहाँ पे है? ये बैतूल जिले में है। यह बैतूल जिले में है। इसका नेतृत्व कौन किया था? इसका नेतृत्व
गंजन सिंह कुरकू और बंजारी सिंह कुरकू के नेतृत्व में हुआ था। गं, गंजन सिंह कुरकू के नेतृत्व में हुआ था। और भी जैसे हमने जंगल सत्याग्रह है, तो जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी हुआ, और कहाँ हुआ था, सिवनी जंगल सत्याग्रह भी हुआ था। सिवनी, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और एक जंगल सत्याग्रह और इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको जानना है। आप बताइए, घुनघुटी घुनघुटी जंगल सत्याग्रह ये कहाँ से संबंधित है? ये दोस्तों ये उमरिया जिले से संबंधित है। यह भी अक्टूबर 1930 में हुआ था। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं फिर से एक बार। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बैतूल में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। अब घोड़ा डोंगरी क्या है? एक जंगल सत्याग्रह है। किस लिए प्रारंभ हुआ? वन कानून का विरोध करने के लिए प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में चालू हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में चालू हुआ था। अन्य जंगल सत्याग्रह कौन से हैं? टुरिया जंगल सत्याग्रह, ये कहाँ पे हुआ था? सिवनी में हुआ था। और घुनघुटी जंगल सत्याग्रह ये कहाँ पे हुआ था? उमरिया में हुआ था, 1930 में ही हुआ था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में माघ राजवंश का शासन था? तो माघ राजवंश का शासन किस प्रदेश में था? तो बघेलखंड में माघ राजवंश का शासन था। यहाँ से बघेलखंड से प्राप्त सिक्के दर्शाते हैं कि माघवंशी शासकों का क्षेत्र इस क्षेत्र में शासन था। विशेष रूप से भीमसेन, किसका नाम आता है? भीमसेन। भीमसेन ने यहाँ पे शासन किया। और इस वंश का प्रथम शासक कौन था? माघ वंश का पहला शासक कौन था? वशिष्ठ पुत्र भीमसेन ही था। वशिष्ठ पुत्र भीमसेन था। इस तरह से इस प्रश्न का माघ वंश राजवंश का संबंध कहां से? बघेलखंड से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिलालेख और जिला यहाँ पे है, हमको सही मिलान करना है। तो मंदसौर शिलालेख कहाँ पे? मंदसौर में है। उदयगिरी शिलालेख कहाँ पे है? उदयगिरी शिलालेख। दोस्तों इसका ऑप्शन गलत है इस प्रश्न पत्र में। इसका उदयगिरी शिलालेख कहाँ पे है? ये विदिशा जिले में पड़ता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विदिशा ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रश्न ही गलत है। आपको सही ध्यान रखना है। उदयगिरी शिलालेख कहाँ? विदिशा में है। तुमैन शिलालेख कहाँ है? इसका भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। तुमैन कहाँ पे है? अशोकनगर में है। अशोकनगर में है। और एरन शिलालेख कहाँ? ये सागर में है। सागर में। तो आपको ध्यान रखना, मंदसौर शिलालेख मंदसौर, उदयगिरी शिलालेख विदिशा, तुमैन शिलालेख कहाँ पे है? अशोकनगर। दोस्तों उदयनगर की गुफाएं हैं विदिशा, तुमैन शिलालेख अशोकनगर, एरन शिलालेख सागर। इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नशना कुठार मंदिर का संबंध किस वंश से है? तो नशना कुठार का संबंध किससे है? तो ये गुप्तवंशी मंदिर है। किसका? कहाँ पे? गुप्तवंशी मंदिर है। ये कहाँ पे पड़ता है? नशना कुठार का मंदिर कहाँ पे पड़ना है? ये पन्ना जिले के गुन्नौरगढ़ के पास पड़ता है। और ये किसका मंदिर है? नशना कुठार का मंदिर किसका है? ये पार्वती मंदिर है, जो कि गुप्त स्थापत्य शैली में बना हुआ है। कब का है? 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना हुआ है। ये पांचवी शताब्दी में का यह मंदिर है। और कुछ मंदिरों को और जानते हैं हम, जैसे भूमरा का शिव मंदिर। आप बताइए, आपको आपका रिवीजन होगा। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये सतना जिले में पड़ता है भूमरा का शिव मंदिर। और एरन का विष्णु मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर कहाँ पे पड़ता है? एरन का विष्णु मंदिर ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी दोस्तों आपको बताना है कहाँ पे पड़ता है। ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना तारजी मशीर मौलाना तारजी मशरिकी खान थे। भोपाल प्रजामंडल कब बना? 1938 में बना। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सेठ गोविंद दास और किसने किया था? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CANB।
अब नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये? तो ये जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। इसी दौरान दुर्गा शंकर मेहता द्वारा गांधी जी चौक सिवनी में और इसी दौरान दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक सिवनी खंडवा सीहोर आदि नगरों में नमक कानून तोड़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते थे। बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, इनका दोनों से संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, ए एन सी दोनों। बटियागढ़ जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा है, ये आपको जानना है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस काल से है? तो ये तुगलक काल का है, तुगलक काल का माना जाता है। और दिलावर खां गोरी कहाँ पे स्वतंत्र राज किया था? कहाँ पे? मालवा पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था तुगलक काल में ही। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो पेशवा बाजीराव प्रथम का मकबरा खरगोन जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव प्रथम का मकबरा खरगोन में स्थित है। इनके बारे में जान लेते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1720 से 1740। इनका टाइम पीरियड था 1720 से 1740 था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अप्रैल 1740 को। 28 अप्रैल 1740 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 39 ईयर में ही हो गई थी। 39 वर्ष की आयु में खरगोन के अपने क्षेत्र के निरीक्षण करते समय इनकी मृत्यु हुई थी। रिचर्ड टेम्पल के अनुसार बुंदेलखंड की मस्तानी से संबंधों के विरोध के चलते उनके अंतिम दिन बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे। इससे वे अस्वस्थ चल रहे थे, जिससे 28 अप्रैल 1740 को रावरखेड़ी रावरखेड़ी में उनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पे उनकी समाधि है। ये रावरखेड़ी नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ? खरगोन रावरखेड़ी नर्मदा नदी के तट पर इनकी समाधि है। तो पेशवा बाजीराव, प्रश्न पेशवा बाजीराव प्रथम का मकबरा कहाँ है, किस जिले में है? तो एक खरगोन। कहाँ? रावरखेड़ी नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। 1720 से 1740 इनका टाइम पीरियड था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? तो कौन किया था? ये दौलत राव सिंधिया ने किया था। दौलत राव सिंधिया कौन थे? महादजी सिंधिया के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था। और इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है दौलत राव सिंधिया जी के बारे में? इन्होंने मोती महल कहाँ पे है? ग्वालियर का निर्माण कराया था। मोती महल का निर्माण कराया था इन्होंने। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अहिल्याबाई ने होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो होलकर की सेना का सेनापति तुकोजी होलकर को नियुक्त किया था। तुकोजी होलकर को 1767 में, कब? 1767 में अहिल्याबाई होलकर ने सेनापति नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किस मध्य भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को नेपोलियन कहा जाता है। कि किसने कहा है? इतिहासकार एनएस इनामदार। नेपोलियन एनएस इनामदार ने यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से की है। वह एकमात्र शासक था जिसके साथ अंग्रेज बिना शर्त समझौता करने को तैयार थे। वह बहुत ही साहसी और कुशल सेनापति था। कौन? यशवंतराव होलकर। अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्वालियर को शेष भारत की कुंजी किस ब्रिटिश गवर्नर का ने कहा था? ग्वालियर को शेष भारत की कुंजी किसने कहा था? तो जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था। वारेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर को शेष भारत की कुंजी कहा था। वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या था? 1772 टू 1786 था। ग्वालियर को भारत की कुंजी कहा था। और ग्वालियर के किले की स्थापना किसने किया था? तो सूरज सेन ने किया था। सूरज सेन ने गालो ऋषि के नाम पर किया था। गालो ऋषि के नाम पे किया था। तो प्रश्न क्या है? ग्वालियर शेष भारत की कुंजी किस ब्रिटिश गवर्नर ने कहा था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था। वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है? 1772 टू 1776 था। ग्वालियर का किले का निर्माण किसने किया था? सूरज सेन ने किया था, गालो ऋषि के नाम पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित गांधी हाल का पुराना नाम क्या है? तो गांधी हाल का पुराना नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किंग एडवर्ड टाउन हॉल।
किंग एडवर्ड टाउन हॉल कहा जाता है। गांधी हॉल का निर्माण कब हुआ था? तो गांधी हॉल का निर्माण 1904 में हुआ था। उस समय किंग एडवर्ड सप्तम, ये जो थे किंग एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। उसके उद्घाटन में 1905 में कौन सा प्रिंस ऑफ वेल्स, जॉर्ज पंचम आए हुए थे। जॉर्ज पंचम आए हुए थे, इसलिए गांधी हॉल को किंग एडवर्ड टाउन हॉल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना राजा भोज से संबंधित है? तो राजा भोज से संबंधित रचनाओं को देखते हैं। विद्या विनोद, सरस्वती कंठभरण, युक्त कल्पतरु। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? राजा भोज की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राजा भोज ने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की थी, 84 ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें से सरस्वती कंठभरण और एक और कौन सा है और आप देख लीजिए, चंपू रामायण, चारुचार्य, चारुचार्य, व्यवहार मंजरी, व्यवहार मंजरी, और कौन सी रचनाएं थी? श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश। तो इस तरीके से राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें विद्या विनोद, सरस्वती कंठभरण, युक्त कल्पतरु, चंपू रामायण, चारुचार, व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश आदि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। तो कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन। कुंवर चैन सिंह नरसिंहपुर के राजकुमार थे, जिन्होंने अपने राज दरबार में 2 विश्वासघाती रूपराम बोहरा और आनंदराम बख्शी की मौत के घाट उतार दिया था। बिल्कुल सही। कुंवर चैन सिंह अपने साथियों हिम्मत खां एवं व्यवहार खां के साथ ब्रिटिश अधिकारी मेडोक से मिलने सीहोर पहुंचे थे। बिल्कुल सही। कुंवर चैन सिंह ने मेडोक पर जानलेवा हमला किया, जिसके कारण सीहोर में शहादत हुई। ये भी सही है। अगला, कुंवर चैन सिंह का स्मारक बैरसिया भोपाल में है। ये गलत ऑप्शन है। कुंवर चैन सिंह का स्मारक कहाँ पे है? ये सीहोर में है। कहाँ पे है? सीहोर में है। और उनके साथी हिम्मत खां, बहादुर खां उनके साथी थे, तथा उनका वफादार कुत्ता शेरू का स्मारक भी सीहोर में है। तो इनके साथ कुंवर चैन सिंह का स्मारक सीहोर में, साथ में उनके साथी कौन थे? साथी हिम्मत खां और बहादुर खां। साथ ही उनका एक वफादार कुत्ता था, जिसका नाम क्या था? शेरू। उसकी भी समाधि कहाँ पे है? सीहोर में है। तो ये ऑप्शन डी गलत ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंवर चैन सिंह का स्मारक कहाँ है? सीहोर में है। और इनकी शहादत कब हुई थी? 24 जून 1824 को। 24 जून 1824 को कहाँ पे? सीहोर में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुंदेला विद्रोह 1842 से पूर्व ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किस शासक ने बुढ़वा मंगल का आयोजन किया था? तो किसने किया था? आंसर हो जाएगा जैतपुर के राजा परीक्षित ने किया था। जैतपुर, ये जैतपुर कहाँ पड़ता है? जिला हमीरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है जैतपुर। वहां के राजा परीक्षित ने 1836 में सूपा नामक स्थान पर, कहाँ पे? सूपा नामक स्थान पर बुढ़वा मंगल, ये क्या था? ये बुढ़वा मंगल एक धार्मिक कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम था, का आयोजन किया था। इसमें 42 छोटी बड़ी रियासतों के शासक, जागीरदार एवं उच्च अधिकारी को आमंत्रित। इस आयोजन के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो प्रश्न, बुंदेला विद्रोह 1842 से पूर्व ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बुढ़वा मंगल का आयोजन किसने किया था? जैतपुर के राजा परीक्षित ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का सही क्रम है। तो 1857 की विद्रोह के समय का सही क्रम है नीमच, देन मुरार, देन शिवपुरी, देन महू, इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 1857 की विद्रोह सबसे पहले कहां पे हुआ था? ये नीमच की छावनी से हुआ था। कब? 3 जून 1857। 3 जून को नीमच की छावनी से हुआ था। उसके बाद 10 जून को मुरार ग्वालियर में, फिर उसके बाद 14 जून को शिवपुरी में, 28-29 जून को महू, और 1 जुलाई को इंदौर, 1 जुलाई को इंदौर। इसके बाद अमझेरा, धार में विरोध हुआ।
तो इस तरीके से सही क्रम हो जाएगा नीमच, मुरार ग्वालियर, शिवपुरी, महू, इंदौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय वह विद्रोही जिसने विद्रोहियों को प्रेरित किया, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, यह महाराज का आदेश है। ये किसका आदेश था? तो ये शहादत खां का आदेश था। किसका? शहादत खां का आदेश था। और ये 1857 के विद्रोह के समय मालवा के विद्रोही शहादत खां ने जुलाई 1857 इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करते हुए अपने साथियों को प्रेरित करते हुए चिल्लाया था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो। और शहादत खां की समाधि कहाँ है? ये शहादत खां की समाधि इंदौर लोक सेवा आयोग के सामने बनी हुई है। तो यह स्टेटमेंट किसका था? शहादत खां का था। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहगढ़ का सेनापति बोधन दवा किस ब्रिटिश अधिकारी ने पराजित किया? तो बोधन दवा को किसने पराजित किया था? जनरल ह्यूरोज ने पराजित किया था। कब पराजित किया था? यह शाहगढ़ के सेनापति कौन थे? बोधन दवा थे। और शाहगढ़ के राजा कौन थे? राजा बखत वली। शाहगढ़ के राजा कौन थे? राजा बखत वली थे। और उनके सेनापति बोधन दवा को पराजित किया था किसने? जनरल ह्यूरोज ने पराजित किया था। जनरल ह्यूरोज ने पराजित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनरल ह्यूरोज, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1857 के विद्रोह के समय राहतगढ़ के किले के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे बुंदेलखंड की कुंजी कहा। तो बुंदेलखंड की कुंजी किसे कहा गया था? राहतगढ़ के किलों को बुंदेलगढ़ की कुंजी कहा गया था। और किसने कहा था? जनरल ह्यूरोज ने कहा था। राहतगढ़ का किला कहाँ है? ये जिला सागर में है। जिला सागर में है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसने बुंदेलखंड की कुंजी कहा था। और सर्वप्रथम राहतगढ़ के किले पर अधिकार कर ये यहाँ पे हो रहे विद्रोह को दबाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब विजय प्राप्त की? तो ग्वालियर की किले पर 1 जून 1858 को विजय प्राप्त की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। उन्होंने विद्रोही सेना को 1 जून 1858 को ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त कर लिया था। और नाना साहब को ग्वालियर का और विजय के बाद नाना साहब को ग्वालियर का पेशवा नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 जून 1858। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के शासक बहादुर शाह प्रथम के वंशज शाहजादे फिरोज शाह ने कहां पर स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया था? तो कहां पे बादशाह घोषित किया था? सही जवाब हो जाएगा मंदसौर में। दिल्ली के शासक बहादुर शाह प्रथम के वंशज शाहजादे फिरोज शाह ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध यहां से विद्रोह किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोही नेता सुमेलित नहीं है? कौन सा विद्रोही नेता सुमेलित नहीं है? तो देखना है। ढिल्लन साहब मदनपुर नरसिंहपुर सही है। मर्दन सिंह बानपुर ललितपुर, ठाकुर दौलत सिंह नेमावर होशंगाबाद, मेहरबान सिंह नरसिंहगढ़। ये उत्तर सही नहीं है। मेहरबान सिंह नरसिंहगढ़ नहीं, नरसिंहपुर से थे। नरसिंहपुर जिले से थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, मेहरबान सिंह नरसिंहपुर से। आप इसको ध्यान रखिएगा। ढिल्लन साहब कहाँ से थे? ढिल्लन साहब मदनपुर नरसिंहपुर से थे। ढिल्लन साहब और मेहरबान सिंह दोनों कहाँ पे थे? नरसिंहपुर से थे। और ढिल्लन साहब मदनपुर नरसिंहपुर से थे और मेहरबान सिंह नरसिंहपुर से थे। मर्दन सिंह कहाँ से थे? बानपुर ललितपुर से थे। और ठाकुर दौलत सिंह नेमावर से थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भील समुदाय ने इंदौर के किस क्षेत्र में भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह किया? तो भील समुदाय इंदौर के किस क्षेत्र में भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह किया? तो इंदौर के सावेर से विद्रोह किया। और वैसे अगर क्वेश्चन आता हुआ भीमा नायक ने कहां से दिया, तो इसका जवाब होगा सिंधवा। ये सिंधवा कहाँ पे है? ये बड़वानी में है। अगर 1857 में के विद्रोह में भीमा नायक कहां से नेतृत्व किया? तो सिंधवा बड़वानी से किया। अगर इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है? इंदौर के किस क्षेत्र में भीमा नायक का नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो ये सावेर है जो इंदौर से 24 मील दूर है। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी भील एजेंट लेफ्टिनेंट गार्डन कमिंग के विरुद्ध 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह किया था।
ये जवाब गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38। भील समुदाय भील समुदाय ने इंदौर के किस क्षेत्र में भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह किया? तो भीमा नायक के नेतृत्व में कहाँ पे विद्रोह हुआ? तो ये महू में विद्रोह हुआ था। महू महू में विद्रोह हुआ था, जो कि 24 मील दूर है कहाँ से? इंदौर से। और यहाँ पे किसके अगेंस्ट विद्रोह हुआ था? तो गार्डन कमिंग, भीली एजेंट लेफ्टिनेंट गार्डन कमिंग के विरुद्ध 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा मऊ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भोपाल में कौन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पदस्थ था? तो भोपाल में कौन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पदस्थ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम फ्रेडरिक एडन। विलियम फ्रेडरिक एडन ये कौन था? 1857 का विद्रोह के समय भोपाल का पॉलिटिकल एजेंट था। और उस समय किसका शासन था भोपाल में? बेगम सिकंदर जहां का। ये भी ध्यान रखना, भोपाल में उस समय किसका शासक था? तो बेगम सिकंदर जहां का शासन था। यहाँ पे कौन पदस्थ था? विलियम फ्रेडरिक एडन। सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम फ्रेडरिक एडन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत के नागपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ। जिसके अध्यक्ष पी आनंद, इसके अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू थे। पी आनंद चार्लू, इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। और मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। फिर उनके इस्तीफा देने के बाद तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रश्न में 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। अब मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कहाँ पे? त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? तो जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना 1906 में हुई थी। ये कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर हर सिंह गौर और इसी के साथ ही 1907 में जबलपुर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। जबलपुर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। तो जबलपुर के क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी, जिसके में कौन मुख्य थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरसिंह गौर। और 1907 में जबलपुर क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य भारत में भी सन 1916 में होम रूल आंदोलन का एक प्रांतीय संघ बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष डॉक्टर हरसिंह गौर थे। 1916 में जैसा आपको पता है, होम रूल आंदोलन का गठन हुआ किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो मध्य प्रदेश में भी इसका क्षेत्रीय प्रांतीय संघ बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर हरसिंह गौर को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हिंदी साहित्य का सम्मेलन इंदौर में हुआ था। हिंदी साहित्य का सम्मेलन इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? सन 1918 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये गांधी जी की अध्यक्षता में 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। और यहाँ से गांधी जी की यात्रा भी हुई थी, जिससे राष्ट्रीय विचारों का बड़ा बल मिला। और 1920 में इंदौर में कांग्रेस की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुई इंदौर में ही। तो प्रश्न था, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें गांधी जी की यात्रा हुई, जिससे राष्ट्रीय विचारों को बड़ा बल मिला। और 1920 में कांग्रेस की शाखा का स्थापना भी इंदौर में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत कब हुई? तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत
अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो 13 अप्रैल 1923 को माना जाता है, 13 अप्रैल 1923। झंडा सत्याग्रह का सबसे पहला कहाँ पे से ही हुई थी शुरुआत? जबलपुर से ही हुई थी। कब? ये जनवरी 1923 में, 1923 में हुई थी। और झंडा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता में कौन थे? कौन नेतृत्व कर रहा था? तो राजेंद्र प्रसाद, अब देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी, देवदास गांधी और राम गोपालाचार्य, राम गोपालाचार्य, इनके नेतृत्व में हो रहा था। और इसका झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की झंडे को उतार फेंकना और भारतीय झंडा फहराना। अंग्रेज के झंडा को उतार फेंकना और भारतीय झंडा फहराना, ये झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य था। और मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा कर रहे थे। पंडित, इनको भी याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसके लिए इनको 6 महीने की जेल भी जानी पड़ी। और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का औपचारिक शुरुआत जनवरी 1923 में ही हुई थी। और 13 अप्रैल 1923 को उस समय पे क्या था? नागपुर में ये हुआ था, नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो प्रश्न, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का औपचारिक शुरुआत प्रश्न के अनुसार 13 अप्रैल 1923 में हुई थी। सर्वप्रथम इसका आयोजन कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी, पंडित राम गोपालाचार्य किए थे। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को झंडों का उतार फेंकना और भारतीय झंडे को फहराना था। मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में ही ये कौन किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1923। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस समाजवादियों के प्रयत्नों से किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसान सभा की मध्य प्रदेश में स्थापना हुई। अब प्रश्न है कहाँ पे हुई? तो ये सागर में हुई थी, सागर में हुई थी। और इस समय लाला लाजपत राय भी सागर पहुंचे थे। कब हुई थी? 1900, किसान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, सागर में हुई थी। ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक के लेखक थे। अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित सुंदरलाल थे। इनको अभी हमने देखा था झंडा सत्याग्रह में भी देखा था, जबलपुर में जिसका नेतृत्व कर रहे थे, इनको 6 महीने के लिए जेल भी हुई थी। तो यहाँ पे प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सोहावल का नरसंहार कब घटित हुआ? तो सोहावल का नरसंहार 19 जुलाई 1938 हुआ। अब इसके बारे में जानते हैं। ये सोहावल कहाँ पड़ता है? ये सतना जिले की एक रियासत है सोहावल। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी लाल बुद्ध प्रताप सिंह, किसके? लाल बुद्ध प्रताप सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था, एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिस सभा में अंग्रेज या ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोली चला दी जाती है, जिससे लाल बुद्ध प्रताप सिंह सहित 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसको हम सोहावल नरसंहार, और इसी का दूसरा नाम क्या है? माजन गोलीकांड के भी नाम से जानते हैं। तो माजन गोली कांड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न से हम क्या देखते हैं कि सोहावल नरसंहार कब हुआ? 19 जुलाई 1938 को हुआ। और कहाँ हुआ? ये कहाँ पड़ता है? सतना जिले की सोहावल रियासत में पड़ता है। इसमें क्या हुआ था? लाल बुद्ध प्रताप जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोली चलाने से लाल बुद्ध प्रताप सिंह सहित 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं सोहावल नरसंहार या माजन गोलीकांड। कब हुआ? 19 जुलाई 1938 को हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदौर सराफा कांड कब घटित हुआ? तो इंदौर सराफा कांड कब घटित हुआ था? 6 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942 को हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पुलिस ने मगन लाल ओसवाल की मृत्यु हो गई थी ब्रिटिश पुलिस की गोली से, जिससे वहां पे सराफा सत्याग्रह का प्रारंभ होता है, या इसी को हम सराफा कांड के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ? 6 सितंबर 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुबोध सिंधु नामक पत्र जो एक राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो सुबोध सिंधु एक क्या था? एक पत्र था जो राष्ट्रीय, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना को प्रचार करना। ये कहाँ से होता था? एक खंडवा से प्रकाशित होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल से लिखी? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना क्या है? पुष्प की अभिलाषा। ये कहाँ से लिखी गई थी? ये जेल से लिखी गई थी। किस जेल से? बिलासपुर जेल से लिखी गई थी। प्रदेश में 20वीं शताब्दी में चित्रकला का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र देवलालीकर कला वीथिका कहाँ स्थापित हुआ? तो यह इंदौर में स्थापित हुआ। देवलालीकर कहाँ से थे? धार से थे। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, चित्रकला से धार से थे। और एक कला वीथिका के रूप में कहाँ पे स्थापित किया गया? इंदौर शहर में स्थापित किया गया। तो चित्रकला का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या है? देवलालीकर कला वीथिका। कहाँ पे है? इंदौर में। ये ऑप्शन हो जाएगा ए, इंदौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का वह किला जिसमें कवि बिहारी बिहारी की रचना बिहारी सतसई के दोहे चित्रित है, तो बिहारी सतसई के दोहे किस किले में चित्रित है? तो सही जवाब हो जाएगा दतिया के किले। दतिया के किले की दीवारों में, आंतरिक दीवारों में कवि बिहारी सतसई के दोहे दतिया शासक भाव सिंह के अंकित करवाए थे। किसने अंकित करवाए थे? उस समय दतिया के जो शासक थे भाव सिंह ने अंकित करवाए थे। तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा दतिया का किला। अगला प्रश्न। बघेली चित्रकला शैली के संबंध में सही कथन नहीं है। बघेली लोक संस्कृति का प्रभाव, हाँ बिल्कुल रहेगा। गहरे चटक रंगों का प्रयोग प्रयोग ये सही नहीं है। गहरे चटक रंगों का प्रयोग की जगह हल्के एवं कृत्रिम रंगों का प्रयोग होता था और धार्मिक प्रभाव रहता था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? गहरे चटक रंगों का प्रयोग। तो गहरे चटक रंगों की जगह हल्के एवं कृत्रिम रंगों का प्रयोग होता था। ये बघेली चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी, हल्के एवं कृत्रिम रंगों का प्रयोग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतना जिले में स्थित भरहुत के स्तूप का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह भरहुत का स्तूप किससे संबंधित है? ये शुंग काल से संबंधित है। किस काल से है? शुंग काल से संबंधित है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शासक द्वारा। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1873 में किया था। अब भरहुत का स्तूप कहाँ स्थित है? ये सतना जिले में स्थित है। तो इसके बारे में, भरहुत का स्तूप किस काल से है? तो सिंह काल का है। और इसका निर्माण इसका पता कौन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में पता किया था। कहाँ स्थित है? सतना जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में किस राजवंश के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में वास्तुकला, गुप्त काल में सभी, जैसे वास्तुकला और मूर्तिकला और चित्रकला, इस सभी का, और संगीत, सभी का विकास हुआ। इसलिए इस काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। तो किस राजवंश के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। अगले प्रश्न। स्थापत्य कला के रूप में त्रिरथ गर्भगृह, छोटे सपाट छत वाले मंदिर एवं दो स्तंभ युक्त मंडप किस काल की विशेषता है? ये गुप्तोत्तर काल की विशेषता है। गुप्तोत्तर काल में क्या होते थे? तीर्थ गर्भगृह होते थे, छोटे छपाट छत होते थे, और दो स्तंभ युक्त मंडप की विशेषताएं रहती थी। तो ये सारी विशेषताएं कहाँ? गुप्तोत्तर काल के मंदिरों की है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, गुप्तोत्तर काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्वालियर स्थित तेली का मंदिर किस निर्माण शैली में निर्मित है? तो ये द्रविड़ शैली में है। तेली का मंदिर किसमें है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर क्या है? पूर्वाभिमुख अलंकृत तोरण द्वार है, अर्ध मंडप है, और गर्भगृह नियोजित है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रविड़ शैली। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर में भेड़ाघाट क्षेत्र निर्मित 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? तो ये सबसे पहले जबलपुर के भेड़ाघाट में है। और किस राजवंश से संबंधित है? तो ये कलचुरी राजवंश से संबंधित है। कलचुरी राजवंश से संबंधित है। कलचुरी की रानी अल्हन देवी ने इसका निर्माण कराया था। किसने? अल्हन देवी ने इसका निर्माण कराया था। 64 योगिनी मंदिर कहाँ? भेड़ाघाट जबलपुर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश की वह जनजाति जो पुत्री जन्म पर खुशी मनाती है। तो पुत्री जन्म पे खुशी कौन मनाता है? बेड़िया जनजाति मनाती है। ये जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? नृत्य करना है। और ये शागन राई लोक नृत्य में बेड़नी के रूप में नाचा करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बेड़िया। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र, अगला प्रश्न देखते हैं 60। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वन्या रेडियो का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अलीराजपुर में किया गया है। अलीराजपुर को कब किया गया था? 23 जुलाई 2011।
सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुरुआत किया गया था और ये कहाँ पे है? अलीराजपुर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भील जनजाति द्वारा गोल गधेड़ू नामक उत्सव कब मनाते हैं? तो गोल गधेड़ू उत्सव होली के समय मनाते हैं। ये किसका पार्ट है? ये भगोरिया उत्सव का, भगोरिया उत्सव का पार्ट है। भगोरिया उत्सव के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? गुलालिया, गुलालिया पहला पार्ट है। दूसरा गोल गधेड़ू, तीसरा उजाड़िया, उजाड़िया। और ये कहाँ पे भगोरिया उत्सव मनाया जाता है? मालवा के क्षेत्र में मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भीली जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कितने दिवसीय होता है? तो 7 दिवसीय होता है, 7 दिवसीय होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य यहाँ पे है गोंड जाति से संबंधित है। ये गोंड और बैगा दोनों की, गोंड और बैगा दोनों ये कर्मा नृत्य करते हैं। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य होता है और ये किसके द्वारा? इस प्रश्न के अनुसार गोंड जनजाति के द्वारा होता है। गोंड और बैगा दोनों करते हैं। और गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा के अलावा और कौन सा नृत्य होता है? इसको भी ध्यान रखिएगा। सैला और गेड़ी नृत्य भी कौन करता है? शैला और गेड़ी नृत्य, ये भी किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। और प्रश्न में कर्मा नृत्य तो पूछा ही है, तो सही जवाब हो जाएगा गोंड। भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव है, बूढ़ा देव। और देवता कौन है? बूढ़ा देव और नागदेव, ये भारिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। भारिया जनजाति जो है ये हिंदू के समान ही इनका कार्य होता है। जैसे ये सर्प और बाघ की पूजा भी करते हैं, सर्प और बाघ की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देव कौन है? बूढ़ा देव है, बूढ़ा देव और नागदेव भी इनके प्रमुख देव हैं। अगला प्रश्न, बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो बिल्मा किसका नृत्य है? बैगा जनजाति का नृत्य है। बिल्मा, बिल्मा किसका है? बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह प्रसंग आधारित होता है। इसके अतिरिक्त बैगा जनजाति का कौन सा नृत्य है? बैगा जनजाति का नृत्य है बैगा। इसके अतिरिक्त कौन सा ये नृत्य होता है? परधौनी, बैगा द्वारा और कौन किया जाता है? परधौनी और सुआ, ये भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है, जो विवाह कौन सा विवाह करता है? सेवा विवाह करता है। इसको लामा नाई और किस नाम से जानते हैं? लमशेना विवाह भी बोलते हैं। लामा नाई और लमशेना विवाह, लमशेना विवाह भी कहते हैं। ये कैसा विवाह होता है? ये सेवा विवाह होता है। इसमें क्या होता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी जाना है, लमशेना या लामा नाई किसके? गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? ये एक विवाह की पद्धति जिसमें वर द्वारा, जो वर होगा वो वधू के घर में सेवा करता है, वधू के घर में सेवा कार्य करके ताकि वह वधू का मूल्य चुका सके। तो गोंड जनजाति का विवाह लमशेना। और गोंड जनजाति के विवाह और कौन से हैं? एक और होता है दूध लौटावा, दूध लौटावा विवाह भी किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। और पठौनी, पठौनी विवाह भी किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से। तो गोंड जनजाति के प्रमुख विवाह के पद्धति क्या है? एक लमशेना या लामा नहीं, जिसको सेवा विवाह कहते हैं। दूसरा दूध लौटावा, तीसरा पठौनी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के अनुसार ये लमशेना या लामा नहीं क्या है? सेवा विवाह है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सूची को मिलाना है। तो गोंड जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? नर्मदा नदी के दोनों ओर सतपुड़ा पहाड़, नर्मदा नदी के दोनों ओर और सतपुड़ा पहाड़ी में गोंड जनजाति पाई जाती है। भील कहाँ पाते हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पे भील जनजाति होती है। सहरिया कहाँ पे है? ये मध्य भारत के पठार में है, जो ग्वालियर के क्षेत्र में है, ग्वालियर के क्षेत्र में होते हैं। और भारिया कहाँ है? पातालकोट छिंदवाड़ा, पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। गोंड जनजाति और निवास स्थान नर्मदा नदी के दोनों ओर सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, भील पश्चिमी मध्य प्रदेश, झाबुआ अलीराज के क्षेत्र में, सहरिया मध्य प्रदेश, मध्य भारत का पठार। सहरिया कहाँ पे मिलते हैं? मध्य भारत का पठार ग्वालियर क्षेत्र में। भारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? अलीराजपुर में है। अलीराजपुर में कितने हैं? 89% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? इसको भी आप जान लीजिए। उसके बाद किसका है? अलीराजपुर के बाद झाबुआ, फिर कौन सा आता है? बड़वानी। अगर हम ये किस पे बात कर रहे हैं? ये प्रतिशत पे बात कर रहे हैं, तब अलीराजपुर सबसे ज्यादा 89, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी आता है।
और अगर हम संख्या के आधार पे बात करें कि जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा धार में है, फिर उसके बाद बड़वानी में है, बड़वानी, और फिर क्या है, झाबुआ में है, झाबुआ। ये जनसंख्या के अनुसार है, ये जनसंख्या के अनुसार है, ये जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार है। तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ है, अलीराजपुर में है 89%, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये प्रतिशत के आधार पे। अगर जनसंख्या के आधार पे पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ है। और इसको भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 21.1% है। कुल जनजाति में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कितना है, 21.1% है। और इनकी जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है, पिछले दशक की जनसंख्या वृद्धि 25.2% रही है। और इनकी साक्षरता दर कितनी है, अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी, 50.6%। इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे फिर से हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति परसेंटेज पे देखते हैं, प्रतिशत में सबसे ज्यादा अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। और हम जनसंख्या पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, धार में। तो अलीराजपुर प्रतिशत में और जनसंख्या में धार। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, 21.1% है। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, अगर जनसंख्या वृद्धि दर तो 25.2%, 2011 की जनगणना के अनुसार। और साक्षरता दर कितना है, 50.6। ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े को हमने देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें न्यूनतम जनजाति प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो न्यूनतम जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम जनजाति कहाँ पे है, ये भिंड में है, सबसे कम जनजाति भिंड है। भिंड के बाद कौन सा है, भिंड के बाद मुरैना, भिंड के बाद मुरैना, और मुरैना के बाद कौन सा जगह आता है, दतिया, फिर मंदसौर। तो न्यूनतम सबसे कम कहाँ है, भिंड, फिर मुरैना, फिर दतिया, फिर मंदसौर। ये हो गया न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में, भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, पुराणों, महाभारत एवं रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, पुराणों में है, महाभारत में है, रामायण में है, तो ये कोल जनजाति है। और कोल जनजाति कहाँ निवासरत है, कोल जनजाति रीवा, सीधी, चतना, जबलपुर, शहडोल के एरिया में इनका ये निवासरत है। और ये अपना संबंध शबरी से मानते हैं, शबरी जिनके छोटे बैर राम भगवान राम ने खाया था। तो किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, इनका कोल जनजाति है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोल जनजाति। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनजाति और नृत्य को हम देखते हैं। तो भील जनजाति का नृत्य क्या है, भील हमने देखा ये भगोरिया उत्सव मनाते हैं, भगोरिया उत्सव को भी देखा। सहरिया का क्या है, दुलदुल घोड़ी नृत्य। दुलदुल घोड़ी नृत्य किसका है, सहरिया का है। गोंड का कौन सा है, गोंड का शैला है। और कुरकू का थापटी है, थापटी। तो हम एक तरफ से फिर से देखते हैं। और सहरिया का क्या है, दुलदुल घोड़ी, सहरिया का दुलदुल घोड़ी। और क्या है, लागिनी जनजाति का सैला। और सैला के अलावा कौन सा है, अभी हमने देखा था सैला के अलावा गेड़ी और कर्मा। कर्मा किसका था, बैगा का भी था और गोड़ का भी है। सैला, गेड़ी, कर्मा। कर्मा कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, अभी हमने देखा। और ये तो गोड़ का हो गया। थापटी किसका है, कुरकू का है। थापटी किसका है, कुरकू का है। और कुरकू का थापटी के अलावा एक और महत्वपूर्ण है, चटकोरा। चटकोरा नृत्य कौन करते हैं, ये कुरकू करते हैं। और भील का भगोरिया देखा ये। तो हम इस तरह से जनजाति और नृत्य देखें। भील का भगोरिया, सहरिया का दुलदुल घोड़ी, लांगा का सैला, गेड़ी, कर्मा, कोरकू, थापटी और चटकोरा। अब सही मिलान आप कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टुल क्या है, घोटुल क्या है, तो घोटुल क्या है, युवा गृह है, युवा गृह है। यह किससे संबंधित है, ये माड़िया या मुड़िया जनजाति से संबंधित है, मुड़िया जनजाति से संबंधित पाया जाता है। वो क्या है, युवा गृह है, जिसमें युवक और युवतियां दोनों, युवक और युवतियां अपनी रात्रि व्यतीत करते थे। और इसमें सामाजिक परंपरा, उसमें क्या किया जाता था, सामाजिक परंपरा और रीति रिवाजों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता था। साथ ही ये युवक युवतियां आपसी सहमति से यहाँ पे जीवन साथी भी चुन सकते थे, जीवन
साथी भी चुन सकते थे, बट वर्तमान में यह तो खत्म सा ही हो गया, खत्म हो गया है। यह बहुत ही अच्छा युवा गृह मनोरंजन और शिक्षा का एक तरह से एक साधन था। ये किससे संबंधित है? माड़िया मुड़िया जनजाति से संबंधित है। गोटुल युवा गृह है जो कि माड़िया मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो भरोतिया किससे संबंधित है? बैगा, बैगा से संबंधित है, बैगा से संबंधित है। और बैगा में और कौन सी? ये भरोतिया उप जनजाति है बैगा की। इसके अलावा भरोतिया के अलावा कौन सी है? बिजवार, बिजवार ये भी किसकी? बैगा की उप जनजाति है। और कौन सी है? नरोतिया, नरोतिया, कठमैना, कठमैना, नाहर, ये सब क्या है? बिजावन, नरोतिया, भरोतिया, कठमैना, नाहर, ये बैगा जनजाति की उपजातियां हैं, उपजातियां हैं। बैगा का अभी डांस देखा था, बैगा कौन सा डांस करती है? कर्मा, कर्मा देखा था। बैगा का विवाह का क्या था? विवाह भी देखा था हमने। विवाह, विवाह कौन सा? लमशेना। और डांस हमने देखा कौन सा करती है? कर्मा। और कौन सा डांस करती है? परधौनी और सजनी दीवानी, सजनी दीवानी। तो प्रश्न क्या था? भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो भरोतिया बैगा जनजाति की एक उपजाति है। भरोतिया के अलावा और कौन सी उपजातियां हैं? तो बिजावर, नरोतिया, कठमैना, नाहर है। अब हम बैगा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एक ही जगह देखते हैं। जैसे बैगा जनजाति का विवाह कौन सा करते हैं? इलमसेना विवाह करते हैं। और इनका डांस कौन सा है? डांस है परधौनी, कर्मा, सजनी दीवानी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सहरिया कहाँ पे किया गया है? सेसईपुरा, सेसईपुरा में किया गया है। सेसईपुरा ये कहाँ पे पड़ता है? सेसईपुरा ये श्योपुर में पड़ता है, सामुदायिक रेडियो केंद्र का। और सहरिया के बारे में और क्या जानना है? भारत का इथोपिया कहते हैं इसे, भारत का इथोपिया कहते हैं, क्योंकि सहरिया जनजाति ही सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति है। और सहरिया जनजाति में भी लड़की का, अभी हमने पढ़ा था किसमें? लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं, तो बेड़िया था वहां पे। और यहाँ पे और कौन सा? लड़की के जन्म में सहरिया भी लड़की के जन्म पर शुभ मानते हैं इसको। सामुदायिक रेडियो केंद्र तो देखा ही, सिसईपुरा श्योपुर में हुआ था। अब सहरिया के एक बार डांस देख लेते हैं। इन सहरिया कौन कौन से नृत्य करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? कौन से करते हैं? लाहड़ी देखा था, लाहड़ी, रागिनी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी, दुल घोड़ी। तो इस प्रश्न में हमने सहरिया से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखा। जैसे सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ था? सेसईपुरा श्योपुर में हुआ था, श्योपुर में हुआ था। और इसे भारत का इथोपिया कहते हैं क्योंकि सबसे कुपोषित जनजाति है मध्य प्रदेश की। सहरिया जनजाति के लोग लड़की के जन्म पे को शुभ मानते हैं। और इनके महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? दुलदुल घोड़ी, रागिनी, लाहनी। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। और मध्य प्रदेश में 3 जनजाति संग्रहालय हैं। आदिवासी संग्रहालय या जनजाति संग्रहालय कितने हैं? 3 है। एक तो हो गया बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। दूसरा कौन सा है? जनजातीय जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय, ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011-12 में हुई थी। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आदिवासी कला संग्रहालय, आदिवासी कला संग्रहालय। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? इसकी स्थापना खजुराहो में हुई है, खजुराहो में हुई थी। तो प्रश्न क्या था? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? तो यह छिंदवाड़ा में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अब मध्य प्रदेश में 3 जनजाति संग्रहालय हैं। पहला बादल भोई संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1954 में हुई है। दूसरा जनजाति संस्कृत संग्रहालय, कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। 2011-12 में इसकी स्थापना हुई है। और तीसरा आदिवासी कला संग्रहालय, कहाँ पे? खजुराहो में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? मैयारी कहते हैं। कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहते हैं। एक और जनजाति बहुत फेमस है, कोल जनजाति। कोल जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया बोलते हैं, गोहिया। तो प्रश्न क्या है? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? मैयारी कहते हैं। और कोरबा किसकी है? कोल की उप जनजाति है। कोरबा कौन सी जनजाति है? यह कोल की
उप जनजाति है, उप जनजाति है। और हमने देखा था कोल जनजाति के पंचायत को क्या बोलते हैं, गोहिया बोलते हैं, और कोरबा जनजाति के पंचायत को मैयारी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बैगा पुस्तक के रचयिता बैरियर इल्विन थे। बैरियर इल्विन। बैगा पुस्तक किसने लिखा था? बैरियर इल्विन ने लिखा था। और इसके बैगा के बारे में, बैगा पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? बैगा के जो पंचायत के मुखिया होते हैं उसको हम मुकद्दम बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं। बैगा के देवता कौन होते हैं? इनके देवताओं को देखते हैं। एक कौन है? ठाकुर देव। ठाकुर देव जो गांव या पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। दूसरा है दूल्हा देव, दो जो बीमारियों से रक्षा करते हैं। और तीसरा है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव, बूढ़ा देव किससे? पक्षियों की रक्षा करते हैं, पक्षियों की रक्षा करते हैं। तो प्रश्न था बैगा की पुस्तक के रचयिता कौन थे? बैरियर इल्विन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली। इसका निर्माण कैसे हुआ? पश्चिम हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है इसका निर्माण। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली मध्य प्रदेश की बुंदेली है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लोक साहित्य आल्हा खंड को पंडित जगनीक ने बुंदेली भाषा की कौन सी उपबोली में रचित है? खंड को रचना कौन किया था? जगनीक ने किया था। और ये बुंदेली की उपबोली है, कौन सी है? बनाफरी। बनाफरी, बनाफरी में रचित है। अखंड किस में रचित है? बनाफरी में। बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है एमपीपीएससी का। जॉर्ज मिशन ने किया था बुंदेली भाषा का नामकरण। अब बुंदेली भाषा का शब्दकोश की किसने लिखा है? तो ये महेश कटारे ने लिखा है। महेश कटारे ने लिखा है। तो प्रश्न था आल्हा खंड जो बुंदेली भाषा की उपबोली में रचित है, किसने रचना की है? जगनीक। कौन सी उपबोली है वो? तो बनाफरी है। बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। बुंदेली बोली के शब्दकोश का संकलन महेश कटारे ने किया था। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालवी बोली को किस भाषाविद ने दक्षिण राजस्थानी कहा है? तो दक्षिण राजस्थानी मालवी बोली को किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने इसको क्या कहा है? दक्षिणी राजस्थानी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने क्या कहा है? दक्षिणी राजस्थानी कहा है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की वह बोली जिसमें रियो कियो क्रियाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? यह निमाड़ी में किया जाता है, निमाड़ी में किया जाता है। का निर्माण किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से इसका भी निर्माण हुआ है। निमाड़ी के भाषा के शब्दकोश का संकलन कौन किया है? तो राम नारायण उपाध्याय ने किया है। राम नारायण किया है। के अनुसार रियो कियो क्रियाओं का सर्वाधिक प्रयोग किसमें किया जाता है? निमाड़ी भाषा में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। प्राचीन मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम अवंती महाजनपद का किस वेद में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में प्राप्त होता है सर्वप्रथम। अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम किस में प्राप्त होता है, अगर हम वेद नहीं पूछते तो सर्वप्रथम ही हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम इसका उल्लेख होता है। और अवंती महाजनपद का एरिया क्या है? चंबल और नर्मदा के मध्य का क्षेत्र को हम अवंती के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न था अवंती जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में? अगर वेद पूछता है तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम। अगर वेद, सपोज यहाँ पे अगर वेद ना पूछ के सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है, तो सही जवाब फिर वहां पे क्या होगा? पाणिनि के अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में अवंती महाजनपद को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में अवंती महाजनपद का क्या नाम रखा गया है? तो इस पुस्तक के पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में हमको किस नाम से अवंती मिलता है? ओजीन के नाम से अवंती का उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम एच शॉप। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन पुस्तक किसने लिखा है? विलियम एच शॉप ने लिखा है। इसके अनुसार अवंती का क्या नाम है? ओजीन नाम है। और वैसे अवंती या वर्तमान नाम जो है उसका क्या है? उज्जैन है। यह
उस समय पे हम क्या कहते थे, उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। इसी का अपभ्रंश रूप है उज्जैन। इस तरह से एक क्वेश्चन का सही आंसर हुआ उज्जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के राज्यकाल में उज्जैनी का प्रांतीय शासक कौन था? तो सम्राट अशोक के राज्यकाल में उज्जैनी या अवंती का प्रांतीय शासक कौन था? कुणाल था। कुणाल, ये कुणाल कौन था? अशोक का चौथा पुत्र था। अशोक का चौथा पुत्र था, ये उज्जैनी का शासक था। ये भी हमको जानना है, अशोक का विवाह कहाँ पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक का विवाह कहाँ हुआ था? तो ये विदिशा के सेठ की पुत्री थी। विदिशा, विदिशा में हुआ था। विदिशा के जो सेठ की पुत्री थी, क्या नाम था उनका, जिनका अशोक से विवाह हुआ था? महादेवी। महादेवी से अशोक का विवाह हुआ था। और महादेवी के कहने पर ही, महादेवी के कहने पर ही अशोक ने 2 स्तूपों का निर्माण कराया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्तूप का क्या नाम है? सांची। सांची के स्तूप का निर्माण महादेवी के कहने पर अशोक ने करवाया था। और दूसरा वैश्य टेकरी, वैश्य टेकरी का स्तूप। अब आपको बताना है वैश्य टेकरी का स्तूप क्या है। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि वैश्य टेकरी स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो प्रश्न था, अशोक के राज्यकाल में उज्जैनी का प्रांतीय शासक कौन था? तो प्रांतीय शासक कुणाल था। यह अशोक का चौथा पुत्र था। और हमने यहाँ पे और क्या बताया अशोक के बारे में? अशोक का विवाह विदिशा के सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ है। और महादेवी के कहने पर ही क्या हुआ? महादेवी के कहने पर ही अशोक ने 2 स्तूपों का निर्माण कराया। एक तो सांची का स्तूप, दूसरा वैश्य टेकरी का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन जिले में स्थित है। वैश्य टेकरी का आपको बताना है मुझे कमेंट के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश में किस स्थान से संबंधित थे? तो शुंग, ये उज्जैन या उज्जैनी से संबंधित थे। और हम अब शुंग काल के बारे में क्या जानते हैं? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उसकी राजधानी क्या मिलती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमको? तो राजधानी विदिशा मिलती है। और उस समय विदिशा को किस नाम से जानते थे? राजधानी, वर्तमान नाम विदिशा है, उस समय को विदिशा को किस नाम से जानते थे? तो वेल्सा नगर के नाम से जानते थे विदिशा को। और यह जानकारी जो विदिशा थी, इसकी राजधानी, ये कहाँ से मिलती है? तो यह पुस्तक मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्रम या मित्र से मिलती है। ये किसकी पुस्तक है? ये कालिदास, ये कालिदास जी की पुस्तक है। ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 84। शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की राजधानी कहाँ मिलती है? विदिशा, जिसको भेलसा नगर के नाम से हम जानते थे। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि विदिशा राजधानी थी? मालविकाग्नि मित्र कालिदास की पुस्तक से मिलती है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में 9 रत्नों में सम्मिलित नहीं था। 9 रत्नों में कौन नहीं सम्मिलित था? तो नानुक नहीं सम्मिलित था। तो राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, और के 9 रत्नों के बारे में पहले हम जानते हैं। तो कौन थे? वेताल भट्ट थे, कालिदास थे, वररुचि थे, और इनके अलावा कौन था? वारामिहिर थे, वरामिहिर थे। और कौन था? वारामिहिर के बाद शंकु थे, शंकु। और कौन थे? अमर सिंह, अमर सिंह थे। और कौन थे? तो और देख लेते हैं। और छपड़क, छपड़क थे। और कौन थे? घटकरपुर थे, घटकरपुर थे। इस तरह से ये सारे लोग क्या थे? बेताल भट्ट, कालिदास, वररुचि, वारामिहिर, शंकु, अमर सिंह, छपड़क, घटकरपर। इस तरह से ये क्या थे? राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में 9 रत्न थे, नानुक नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, नानुक हो जाएगा। और राजा विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि कैसे धारण की थी? तो ये शक राजा, शक राजा किसको? रुद्र सिंह तृतीय को हरा के। शक के अंतिम रुद्र सिंह तृतीय को हरा के इन्होंने, हराने पर अपना नाम, अपनी उपाधि विक्रमादित्य रखी थी। और प्रश्न के अनुसार इनके 9 रत्नों में नानुक शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार रिवाइज करिए। बेताल भट्ट, कालिदास, वररुचि, बारहमिहिर, शंकु, अमर सिंह, छपड़क, घटकरपर, ये विक्रमादित्य के राजसभा के 9 रत्नों में शामिल थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86। कलचुरी राजवंश की महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन है? कृष्णराज। सही जवाब क्या होता? महिष्मती राजवंश, कलचुरी राजवंश की महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ दोस्तों? ये हुआ कृष्णराज, वास्तविक संस्थापक हुआ। और यह
जो महिष्मती शाखा थी ये कहाँ पे थी? वर्तमान में जो खरगोन खरगोन और बड़वानी का क्षेत्र है वहां पे महिष्मती शाखा का विस्तार था। और इसकी महिष्मती शाखा की राजधानी क्या थी? महेश्वर। महेश्वर राजधानी थी। तो महिष्मती शाखा का संस्थापक कृष्णराज हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराजा छत्रसाल छत्रसाल बुंदेला, महाराजा छत्रसाल बुंदेला के पिता का क्या नाम था? तो छत्रसाल बुंदेला के पिता का नाम था चंपत राय। चंपत राय नाम था इनका। और इनके बारे में क्या है, कहा जाता है कि 1664 में जब औरंगजेब का अभियान चल रहा था तो इन्होंने औरंगजेब के अभियान से डर कर सुसाइड कर लिए थे। सुसाइड कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे। इसके बाद छत्रसाल बुंदेला जी ने इसका डटकर सामना किया। औरंगजेब के विस्तार का डटकर सामना किया और बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब से। और जैसा आपको पता ही होगा बुंदेला किससे संबंधित है, किस रियासत से? तो ओरछा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, छत्रसाल बुंदेला जी के पिता का क्या नाम था? चंपत राय नाम था। आगे बढ़ते हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ पे थी? इनकी राजधानी गहोरा थी। राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। अब वीर सिंह देव कौन थी इससे संबंधित? ये तोमर। तोमर कहाँ पे है? ये तोमर जो मुरैना ग्वालियर के क्षेत्र में है। उनके तोमर वंश के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक, तोमर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और कला के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। जैसे इन्होंने क्या किया था? ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर याद रखिएगा आप लोग। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये वीर सिंह देव ने कराया था। और ग्वालियर में ही स्थित जीत महल का निर्माण किसने कराया था? ये भी वीर सिंह देव ने कराया था। और जीत स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो वीर सिंह देव ने कराया था। तो वीर सिंह देव के बारे में, यह तोमर वंश के संस्थापक है। तोमर वंश का क्षेत्र क्या है? मुरैना ग्वालियर का क्षेत्र है। तोमर वंश का क्षेत्र माना जाता है। इनकी राजधानी गहोरा थी और इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल, जीत स्तंभ का निर्माण कराया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमको सुमेलित करना है। आदमगढ़ की खोज आरबी जोशी ने किया था। भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकनकर ने किया था। हथनौरा की खोज किसने किया था? तो हथनौरा की खोज की थी प्रोफेसर शंकालिया ने की थी। अब महादेव पिपरिया की खोज किसने की थी? सुपेकर ने की थी। अब हम कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे आदमगढ़ के बारे में जानते हैं। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है। आदमगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो होशंगाबाद में स्थित है। इसकी खोज कब हुई? 1664 में की। 1664 में हुई। और खोज किसने किया? तो आरबी जोशी ने 1664 में इसकी खोज की थी। और यहाँ किस लिए आलमगढ़ महत्वपूर्ण क्यों है? किस लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आदमगढ़ में क्या मिला था? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? आदमगढ़ से प्राप्त होता है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आदमगढ़ से रिलेटेड। आदमगढ़ को क्या बोलते हैं? आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री बोलते हैं। माइक्रोलिथिक फैक्ट्री किसी बोलते हैं? तो आदमगढ़ को बोलते हैं। आदमगढ़ की खोज किसने की थी? आरबी जोशी ने की थी। कब की थी? 1664 में की थी। क्या महत्वपूर्ण है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है यहां से। अब हम भीमबेटका के बारे में देखते हैं। भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकनकर ने किया था। कब किया था? भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकनकर ने की थी। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन जिले के कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज में है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। और यहाँ पे क्या है? भीमबेटका किस लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पे क्या मिलता है? प्रागैतिहासिक शैल चित्र है। पुरापाषाणकालीन शैल चित्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हथनौरा को देखते हैं। हथनौरा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है? हथनौरा है कहाँ? तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये कहाँ पे है? ये सीहोर जिले में है हथनौरा। और हथनौरा की खोज किसने किया था? तो प्रोफेसर अरुण शंकालिया ने किया था। अरुण
अरुण, इसको शंकालिया और सोनकिया भी बोलते हैं। कई जगह सोनकिया लिखा मिलेगा, कई जगह शंकालिया, जैसे यहाँ पे शंकालिया लिखा है, कई जगह सोनकिया भी मिलेगा। तो हथनौरा की खोज सीहोर सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी खोज अरुण सोनकिया या शंकालिया ने की थी। और इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हथनौरा किसके लिए जाना जाता है, तो हथनौरा में मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है, और हाथी जीवाश्म मिले हैं, हाथी का जीवाश्म यहाँ से मिले हैं। और महत्वपूर्ण यहाँ से मिले, जो मानव खोपड़ी है उसको क्या कहा गया है, इसको नर्मदा मानव कहा गया। तो नर्मदा मानव कहाँ से मिले हैं, नर्मदा मानव तो कहाँ से मिले हैं, ये हो गया सही जवाब, हथनौरा से मिले हैं। इस तरह से इस प्रश्न को हम डिटेल में समझे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको याद जरूर रखना है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में स्थित है दोस्तों। और इस होशंगाबाद में स्थित है। खोज किसने किया, आरबी जोशी ने किया। कब किया, 1664 में किया। किस लिए महत्वपूर्ण है, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। और आदमगढ़ को हम माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये हुआ आदमगढ़। दूसरा भीमबेटका, भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकनकर ने किया है। कहाँ पे है भीमबेटका, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील में भीमबेटका स्थित है। इस किस लिए जाना जाता है भीमबेटका, पूरा पाषाण कालीन शैल चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। अगला हथनौरा, हथनौरा कहाँ पे है, ये सीहोर जिला में है। इसकी खोज अरुण सोनकिया या शंकालिया ने किया है। किस लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से मानव खोपड़ी मिली है, हाथी के जीवाश्म मिले हैं, और यहाँ से मिले मानव को हम क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 89 हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कायथा के संबंध में, कायथा के संबंध में देखते हैं। प्रथम ताम्र पाषाणिक बस्ती थी, बिल्कुल सही। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत। क्षिप्रा नहीं, नदी नहीं दोस्तों, किसके नदी के तट पर स्थित है, काली सिंध नदी के तट पर, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। आर्यभट्ट की जन्मस्थली है, बिल्कुल गलत दोस्तों। किसकी, हम पहले भी देख चुके हैं, वराहमिहिर जी की जन्मस्थली है। ठीक है। और कायथा के बारे में, तो इस प्रश्न का पहले हम सही जवाब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो संबंध में क्या सही है, पहला सही है और 2-3 गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2-3 असत्य हैं। तो कायथा के संबंध में देखते हैं। पहली चीज, कायथा कहाँ पे है, कायथा उज्जैन में है, उज्जैन में है। और कहाँ है, उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये एक गलत ऑप्शन है। उज्जैन के काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। वारामिहिर जी की जन्मस्थली है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1664 में खोज किसने की थी कायथा की, विष्णु विष्णु वाकनकर ने की थी, वाकनकर ने की थी। 1664 में इसकी खोज की थी। और यहाँ से क्या मिले हैं साक्ष्य, यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ पे काले काले भूरे रंग के मृदभांड मिले हैं, काले भूरे रंग के मृदभांड मृदभांड मिले हैं। तो दोस्तों कायथा कहाँ पड़ता है, कायथा उज्जैन में पड़ता है, काली सिंध नदी के तट पर पड़ता है। यह बारामिहिर जी की जन्मास्थली है। बारामिहिर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, यही कायथा में हुआ था। बारामिहिर जी ने ही उज्जैन में क्या खोला था, उज्जैन में वेधशाला की स्थापना की थी। 1664 में इसकी खोज, कायथा की खोज की थी, विष्णु वाकनकर ने की थी। यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं, काले भूरे रंग के मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। ये रहा कायथा से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 अमर साधनों दम, त्याग और अप्रमह द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ उत्कीर्ण है। तो दोस्तों ये कहाँ उत्कीर्ण है, एक गुर्जरा अभिलेख में उत्कीर्ण है कि 3 अमर साधनों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। अब गुर्जरा है कहाँ पे, तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये दतिया में स्थित है। इसका किसके द्वारा, यह अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, तो ये अशोक से संबंधित है, अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था। और देख सांची का स्तंभ कहाँ पे है, सांची का स्तंभ कहाँ पे दोस्तों, ये रायसेन जिला में है। भरहुत स्तूप कहाँ है, सतना जिला में है। और फिर गरुड़ स्तंभ कहाँ है, ये बताइए आप, गरुड़ स्तंभ कहाँ है, गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है, इसका निर्माण किसने कराया था, पहले ये देखिए, हेलियोडोरस ने इसका निर्माण कराया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, गरुड़ स्तंभ किसको समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और यहाँ से हमको क्या मिलता है, भागवत धर्म का साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भागवत धर्म का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, गरुड़ स्तंभ से मिलता है। कहाँ पे स्थित है, ये विदिशा में स्थित है, विदिशा में
स्थित है और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। गरुड़ स्तंभ, ये एमपीपीएससी ने कई बार पूछ रखा है। गरुड़ स्तंभ का संबंध कहाँ से? विदिशा से। इसका किसका साक्ष्य मिलता है? यहाँ से भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण कौन कराया था? हेलियोडोरस ने कराया था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ के नाम से जानते भी हैं। अब प्रश्न क्या था? 3 अमर साधनों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति किया जा सकता है। यह गुर्जरा अभिलेख में है। और गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? दतिया जिले में है। और इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। इस तरह से क्वेश्चन 91 को देखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 92 की तरफ। क्वेश्चन 92, सातवाहनों के संदर्भ में तो कण्वों का अंत कर सत्ता में आए, बिल्कुल सही। जो कण्व शासक थे उनको खत्म कर उनको पराजित कर सातवाहनों ने सत्ता हासिल की थी। इसके संस्थापक कौन था? सिमुक था, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम सिक्के चलवाए, बिल्कुल सही। भूमि अनुदान प्रथा शुरू की, बिल्कुल सही। तो इस तरह से सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सातवाहन के संदर्भ में देख लीजिए, फिर से रिवाइज करिए। इन्होंने जो कण्व शासक थे उनका अंत करके सत्ता में आए थे। संस्थापक कौन है? शिमुख है। सीसे के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए? तो सातवाहन ने चलवाए। भूमि अनुदान की प्रथा कौन शुरू किया? तो सातवाहनों ने शुरू किया। सिक्के सातवाहनों के, ये भी अब देखिए, सातवाहन के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? सातवाहन के सिक्के हमको मिल जाते हैं त्रिपुरी, देवास, विदिशा से। कहाँ से? त्रिपुरी के क्षेत्र से, देवास से और विदिशा के क्षेत्र से इसके सिक्के हमको मिलते हैं। और क्या, इन्होंने भूदान की प्रथा शुरू की। किसको? अगर ये भी क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा किसने चालू किया? तो सातवाहन ने चालू किया। और इनके प्रतापी राजा के बारे में, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। कौन चलवाया था? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ने चलवाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने चलवाया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और सातवाहन को क्या कहते हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत हेतु इस सेतु का कार्य किए इन्होंने। सातवाहन ने क्या किया? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच में एक तरह से किसका काम किया? पुल का काम किया, सेतु का काम किया। इस तरह से सातवाहन को हमने देखा। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से मिलते हैं? तो मिनांडर के सिक्के हमको कहाँ से मिलते हैं? बालाघाट जिले से मिलते हैं। मिनांडर कौन था? तो यूनानी शासक था। इसके सिक्के कहाँ से मिलते हैं? बालाघाट से मिलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सिक्कों के लिए क्वेश्चन आता है, कुजुलकर्ण फिशेस। कुजुलकर्ण फिशेस के सिक्के कहाँ से मिलते हैं हमको? तो ये कहाँ से, कुजुलकर्ण फिशेस के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? विदिशा से मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया हुआ है कुजुलकर्ण फिशेस के। और बिम्बकर्ण फिशेस के कहाँ से मिलते हैं? बिम्बकर्ण फिशेस के शहडोल से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिल रहे हैं? तो बालाघाट से मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैनी में कर्दमक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कर्दमक वंश कहाँ? उज्जैनी है। और ये किसे माना जाता है? इसको चस्टन को माना जाता है। चस्टन को माना जाता है। ये कहाँ से मुझे पता चलता है कि चस्टन कर्दमक वंश का संस्थापक है? तो ये कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ के शिलालेख से पता चलता है मुझे। जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। और कर्दमक वंश क्या थे? ये पश्चिम क्षत्रप वंश थे जो मध्य भारत में, इन्होंने कहाँ पे? मध्य भारत में शासन किया। और ये पश्चिमी क्षत्रप वंश है। कौन है? पश्चिमी क्षत्रप वंश से संबंधित माना जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्दमक वंश का संस्थापक चस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। आम्रकाद्वीप का संबंध किससे? आम्रकाद्वीप का संबंध सांची से है। आम्रकाद्वीप का संबंध किससे है? सांची से है। सांची का, और सांची के बारे में, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। और सांची में जो तोरण द्वार है, जो विशाल तोरण द्वार का निर्माण किसने कराया? तो ये शुंग शासक ने कराया। शुंग द्वारा तोरण द्वार का निर्माण किया गया। इस सांची की खोज कब हुई? 1818 में हुई। कौन किया? जनरल टेलर ने किया। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? इसको, ये विश्व धरोहर है, कब शामिल किया गया? ये भी जानना है आपको। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। 1989 और ये प्रीवियस ईयर कई बार पूछा हुआ है। आम्रकाद्वीप संबंध सांची से। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया? तोरण द्वार है, शुंग काल से संबंधित है। खोज किसने किया? 1818 में खोज हुई। किसने किया? जनरल टेलर ने किया। विश्व धरोहर में कब आया? 1989 में आया। बिल्कुल आपको बार बार रिवाइज करना है दोस्तों, और ये सबसे अच्छा माध्यम है टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवाइज करना।
क्योंकि यहाँ से आपको और साथ में ऐसे वीडियो देखना है जहाँ पे आपको नॉलेज ज्यादा मिले। है क्या कि घंटों की वीडियो होती है जिसमें आपको 1 घंटा 2 घंटा चलाता है, काम की बात कितनी होती है, थोड़ी बात होती है। बाकी समय में क्या हो रहा है, उसी बात को बार बार बोला जाता है, इधर उधर की बातें की जाती है। इस समय ऐसे ऐसे वीडियो से बचिए। आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन को हिट करें और एक साथ बहुत सारी जानकारी जहां से मिले वहां पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मान पूर्वक मर जाना। एक किसका कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमको भी एमपीपीएससी क्रैक करना है और सम्मान पूर्वक जीवन जीना है। ये किसका पहले ये तो जान लीजिए कि कथन किसका है। तो ये कथन है रानी दुर्गावती जी का कथन है। रानी दुर्गावती, अब यहीं पे रानी दुर्गावती से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एमपी के सारे एग्जाम में, मैं उसको देखता हूँ, आपको बताता हूँ। रानी दुर्गावती, अभी अभी ये क्वेश्चन कई बार इसमें आया, पटवारी के एग्जाम में आया कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है। बिल्कुल जानना है आपको, ये कहाँ है, बरेला, बरेला में है। ये किससे संबंधित है, ये गोंड वंश की शासिका थी। कहाँ पे इनका शासन है, गढ़मंडला क्षेत्र, गढ़मंडला क्षेत्र में इनका शासन है। और इन्होंने मांडू के शासक, मांडू के शासक किसको, बाज बहादुर को पराजित किया था। बाज, मांडू के शासक बाज बहादुर, रानी रूपमती, आप याद होगा, बाज बहादुर को पराजित किया था। और क्या पूछा हुआ है, इनकी जो समाधि, इन्होंने अपना बलिदान कब की दिया था, तो 1564 में बलिदान दिया था। कैसे, अकबर के अभियान का सामना इन्होंने डट कर किया। और अकबर के अभियान के सामना करते हुए अकबर ने किसे भेजा था यहाँ के लिए, किसे भेजा था, आशफ खां से ये सामना करते हुए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। कहाँ पे, यहीं बरेला में, इसलिए इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, बरेला में बनी हुई है। और फिर इसके बाद इनके शासन को अकबर ने अपने जो इन आसफ जहां को सौंप दिया था। तो रानी दुर्गावती का बहुत महत्वपूर्ण कथन, अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है कि सम्मान पूर्वक मर जाना। ये किसका, रानी दुर्गावती, समाधि बरेला। ये कहाँ की शासक थी, गढ़मंडला की शासक थी। इनका बलिदान कब इन्होंने दिया, 1564 में। कब, जब अकबर के अभियान का डटकर सामना करते हुए अकबर के जो सेनापति जो यहाँ भेजा था आशफ खां से सामना करते हुए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। और ये मांडू के शासक बाज बहादुर को भी पराजित की थी। मंडला में रामनगर संस्कृत लेख का उत्कीर्ण किस गोंड शासक ने कराया। तो मंडला में संस्कृत लेख का उत्कीर्ण किसने कराया, संग्राम शाह ने कराया, संग्राम शाह ने कराया। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अभिलेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से मिलती है। किस, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गुप्तों की वंशावली मिलती है। अब गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच को बताया गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये अलग अलग दो क्वेश्चन है। कई एग्जाम में आया कि घटोत्कच गुप्तों के संस्थापक हैं, ये हमको कहां से पता चलता है, एक बार ये पूछा हुआ है। और एक बार ये पूछा हुआ गुप्तों की वंशावली हमको कहां से पता चलती है, तो ये सुपिया सुपिया अभिलेख रीवा से पता चलती है। सुपिया अभिलेख रीवा से इससे पता चलती है कि गुप्त काल या गुप्तों के संस्थापक कौन थे, संस्थापक घटोत्कच थे, घटोत्कच। गुप्तों के संस्थापक कौन थे, घटोत्कच से। ये हमें कहां से पता चलता है, इस सुपिया अभिलेख रीवा से पता चलता है हमको। और सुपिया अभिलेख में का किससे संबंध है, ये स्कंदगुप्त से संबंध है इसका। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन मराठों की धननगर शाखा से थे। तो धननगर शाखा से मराठों के कौन से थे, होलकर। होलकर धननगर शाखा के हेड थे, सेनापति थे। धननगर शाखा होलकर, होलकर याद रखना है, होलकर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें अंग्रेज और मराठों के मध्य संधि का वर्णन है। राजपुर घाट, राजपुर घाट होलकर, राजपुर घाट किससे संबंधित है, होलकर की संधि है। सुरजी अर्जनगांव की संधि सिंधिया, दौलत राव सिंधिया के नेतृत्व में हुई थी, दौलत राव सिंधिया के नेतृत्व में हुई थी। सुरजी अर्जनगांव की संधि, देवगांव की संधि भोसले, देवगांव की संधि भोसले कब हुई थी, इसको भी देख लो आप। ये कब हुई थी, 1805, राजपुर घाट 1805 और दोनों सुरजी अर्जनगांव 1803 और देवगांव की संधि भी 1803 में हुई थी। इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा हुआ है, असत्य। तो एक पहला असत्य है और दूसरा असत्य है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को देखा। ये ना केवल 100 क्वेश्चन को देखा, हमने 100 टॉपिक को देखा। और ये पहली चीज तो ये 2 घंटे का टेस्ट को हमने 1 घंटे में विथ डिटेल्ड एनालिसिस देखा। तो 1 घंटे में आपको 200 टॉपिक तैयार हो रही है दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सीधे यही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे, इसलिए, और ये समय भी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की। तो प्लीज आप मेरे इन वीडियो को देखिए, मैं सारी टेस्ट सीरीज को लाऊंगा
और अपने दोस्तों के बीच से शेयर करिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, अपने मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।